गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ना यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सो आप लोगों को थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट हम लोगों ने जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि इटली की यूनिफिकेशन में 3 थिंकर्स थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फर्स्ट इज़ गिसिप मेज़ेनी, सेकेंड वन इज़ गिसिप गैरिबल्दी एंड थर्ड वन इज़ कैवर। ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया था कि इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और सिर्फ एक स्टेट जो थी उसके ऊपर यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट को रन कर रही थी। और उसके बाद आप लोगों ने गिसिप मेज़ीनी के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट फिर से बता देती हूँ। गिसिप मेज़ीनी जो थे वो कौन थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को फॉर्म किया था, उसके हेड थे वो, और साथ ही साथ उन्होंने सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी, और उस सेक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, यंग इटली, ताकि लोगों को यूनिफाई कर सकें। और उनका यूनिफिकेशन का जो मोटिव था वो ये नहीं था कि हाँ लोगों को अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में बताया जाए। उनका मोटिव यही था कि हम लोग क्या करें, यूनिफिकेशन जो है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन। मतलब लोगों को अवेयर करके उनको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद ही हम लोग लोगों को यूनिफाई कर सकते हैं, मतलब लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कि सिर्फ गैरिबल्दी जो थे उनके लिए भी यही सब चीज़ें थी। उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिल रही थी, उनको सपोर्ट मिल रही थी पीजेंट्स से, स्लेव से, और ये जो सर्वडम था, ये सब लोग जो भी मतलब पुअर पॉपुलेशन थी वही उनको सपोर्ट कर रही थी। और ये जो गिसिप गैरिबल्दी थे उनको हीरो ऑफ रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। हीरो ऑफ रेड शर्ट्स का मतलब क्या हुआ, क्या कहा जाता था इनको, हीरो ऑफ रेड शर्ट्स क्या कहा जाता था, हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। हीरो ऑफ रेड शर्ट्स का मतलब क्या हुआ, ये एक टाइटल उसको प्रोवाइड किया गया था। रेड शर्ट्स वो लोग पहनते थे जो अपोज करते थे गवर्नमेंट को, या फिर जो मूवमेंट चलाते थे, जो अपोज करते रहते थे हमेशा। ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, गिसिप गैरिबल्दी जो थे वो रेड शर्ट के हेड माने जाते थे उस टाइम पर। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मतलब ऐसी मूवमेंट्स चलाई जिससे वो लोगों को यूनिफाई कर सकें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैवर की, तो कैवर के लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैवर ना तो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेटिक थे। उनका मेन मोटिव जो था, रियल जो उनका वर्क था, वो इटली को यूनिफाई करना। और इन दोनों से ज़्यादा जो मतलब यूनिफिकेशन में पार्टिसिपेशन जो रही है इटली की, तो वो किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया आपके क्या नाम है इनका, कैवर का। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैवर ने जितनी फाइट्स हुई उनमें इन्होंने क्या किया, किस किस को डिफीट किया, फ्रांस के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी, और डिप्लोमेटिक वेज के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, उनकी फोर्सेस को हरा दिया। किसकी फोर्सेस को हरा दिया, फ्रांस की फोर्सेस को भी हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस को भी डिफीट कर दिया। और इन्हीं के हार्डवर्क से, मतलब कैवर के हार्डवर्क से ही उन्होंने क्या कर दिया, मतलब इटली को यूनिफाई कर दिया। उसके बाद इटली के जो रिप्रेजेंटेटर थे उनका इटली के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको चूज़ किया गया, विक्टर इमानुएल सेकंड को। और बाद में कुछ समय के बाद ये जो विक्टर इमानुएल सेकंड थे उनको टाइटल ऑफ फादर ऑफ फादर्स लैंड टाइटल दिया गया था। क्या दिया गया था टाइटल, फादर ऑफ फादरलैंड। फादर ऑफ फादरलैंड का मतलब क्या हो गया, ये जितनी भी लैंड है उसके ऑनर हम लोग खुद हैं, और हमारा जो ये लॉर्ड है, हमारा भगवान कौन है, इटली के लोगों के लिए जो कैवर थे वो एक भगवान की तरह वर्क कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो थी वो होगी। सो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। अब आप लोगों को तो पता है कि नेशन स्टेट्स पहले जो थे वहाँ पर उनको प्रॉपर इंडिपेंडेंट नेशंस बनाने के लिए कुछ मतलब पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत थी, कुछ रेवोल्यूशनरीज़ की ज़रूरत थी। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ब्रिटेन की पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही इमेज थी, क्योंकि इसने हर एक नेशन में अपनी कॉलोनीज़ लगा रखी थी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बताया गया, ब्रिटिश एम्पायर जो था
उसमें और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ जो थी वो मतलब वर्क कर रही थी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नेशंस या फिर ऐसी अम्पायर्स थे जो वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर जो था उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, स्कॉटिश थी, इरिश थी और इंग्लिश प्लस अदर कम्युनिटीज़। ठीक है, ये कुछ कम्युनिटीज़ जो थी वो वर्क कर रही थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुई? ताकि लोगों को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाया जा सके, मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक्ट हुआ। एक एक्ट मतलब एक ट्रीटी बनाई गई, एक ऐसा बिल बनाया गया, एक ऐसा लॉ बनाया गया जो कि एक प्रॉपर ग्रुप के द्वारा बनाया गया, और उस ग्रुप को आप लोग यूनियन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस ग्रुप में कौन कौन से नेशंस या कौन कौन से एम्पायर्स जो थे वो मतलब आ रहे थे, इन्वॉल्व हुए थे। इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था, ठीक है, और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम भी था। ठीक है, और बाद में कुछ टाइम के बाद आयरलैंड जो था वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। और बाद में इन्होंने क्या किया, इन सभी ने मिलकर अपना एक जो नेशनल एंथम जो था उसको भी लिखा, नेशनल फ्लैग जो था उसको भी बनाया। अब नेशनल फ्लैग जो है आप लोगों को पता है कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे होगा आई थिंक, नहीं है, चलो मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर ना सेंड कर दूंगी ग्रुप में कि वो किस किस से बना था। अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि कौन सा एक्ट जो था वो हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये एक्ट, ये कानून किस किस के द्वारा बनाया गया था? इंग्लैंड था उसमें, स्कॉटलैंड बताया मैंने आप लोगों का, और उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर एक उन्होंने एक ही ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम, मतलब जिसको आज के टाइम पर आप लोग क्या बोलते हो, यूके बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद ये ग्रेट ब्रिटेन जो था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, अब ये जो इंग्लैंड था वो स्कॉटलैंड के ऊपर अपना कोई भी इन्फ्लुएंस जो था वो फॉर्म नहीं कर पाया। कहने का ये मतलब है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो आपस में उनकी कुछ अनबन सी होगी, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश मेंबर्स जो थे वो ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब आप लोगों को तो ऐसे ही पता है कि इंग्लिशमैन जो भी हैं वो अपनी उनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, उनका हर एक तरीका जो होता है काम करने का वो हर एक से यूनिक होता है। सो दैट्स वाई वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, देन यहाँ पर क्या बताया गया, ब्रिटिश जो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश अम्पायर थी या फिर आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं अब क्या होना शुरू होगी, किसके कल्चर के बीच में इंसर्ट होगी। स्कॉटलैंड्स का जो कल्चर था उससे थोड़ा अलग था, और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं सिंपली एक ही चीज़ बताई जा रही थी कि उनको सप्रेस किया जा रहा था। जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी कल्चर्स थे ब्रिटिश आइडेंटिटी के जो थे, मतलब ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पहले जो बनाए गए थे अब वो स्कॉटलैंड के द्वारा उनको सप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो कैथोलिक्स क्लैन थे वो चाहते थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत ज़्यादा दुख, मतलब हमारे लिए बहुत ही भयानक सा मतलब एक समय चल रहा, बहुत जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मिजरी को फेस करना पड़ा, पॉवर्टी वनेवर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, और वो चाहते थे कि अब हम लोग को क्या करना है, इंडिपेंडेंट होना, हम लोग किसी के भी साथ नहीं रहना चाहते। अब ये जो स्कॉटिश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम लोग गैलिक लैंग्वेज जो है उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। नेशनल ड्रेस जो है उसको वियर नहीं करेंगे। जो बहुत ज़्यादा लोग जो थे उनको फोर्सफुली मतलब फोर्सिबली क्या किया गया, उनको कहा गया कि आप लोग अपनी ज़मीन को भी छोड़ दो। इस तरह से देखा गया आयरलैंड जो था वो भी इसी तरह सिमिलर मतलब प्रॉब्लम्स जो था वो फेस कर रहा था। ठीक है, और कंट्री जो थी वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में डिवाइड हो गई। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का जो ये कंसेप्ट है ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, देन इंग्लिश जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी। ठीक है, और ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स कौन लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो थे एक ग्रुप जो था वो क्या करता था, वो कैथोलिक्स मान के चलिए, कैथोलिक्स जो थे वो वर्शिप करते थे गॉड की, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो अगेंस्ट थे गॉड के, कि गॉड कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी है हम लोग ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, कैथोलिक्स जो थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, और उनको सप्रेस कर दिया जाता, उनको दबा दिया जाता। और कुछ समय के बाद जैसे जैसे इनकी रिवॉल्ट जो थी वो फेल होती गई, फिर वॉल्फ टन जो थे उन्होंने क्या किया,
यूनाइटेड एशमैन जो भी मतलब 1798 में उनके एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, रिवॉल्ट हुई जो फेल हो गई थी बाद में। आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट किया गया, किसके बीच डाल दिया गया, फोर्सफुली, मतलब उनको यूनाइटेड किंगडम के अंडर उनको इंसर्ट कर दिया गया 1801 में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, ब्रिटिश नेशन जो था उसको बोला गया कि नाउ यू आर मतलब इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप लोगों के एरिया के ऊपर इंग्लिश कल्चर जो है वो डोमिनेट करेगा। और जो सिंबल्स होंगे ब्रिटेन के, वो कौन कौन से मतलब सिंबल्स होंगे यहाँ पर, ब्रिटिश फ्लैग जो होगा वो यूनियन जैक होगा। यूनियन जैक का मतलब क्या हो गया, जो जो नेशंस उस टाइम पर इन्वॉल्व थे, मतलब जिन्होंने एक यूनियन बनाई थी, एक्ट हुआ था जो, लाइक स्कॉटलैंड और क्या था उसका, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और ये सब मिलके इनका जो फ्लैग था वो रशिया का भी मिलके तो इन्होंने बनाया था अपना एक फ्लैग। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बताया कि नेशनल एंथम जो था वो गॉड सेव और नोबल किंग। अब यहाँ पे क्या था कि ऐसा नेशनल एंथम होना चाहिए जिसमें हम लोगों को ये पता चले कि हम लोग क्या करें, भगवान से हम प्रे कर रहे हैं कि हमारा जो भी एक लॉयल किंग होगा उसको सेव किया जाए, मतलब उसकी टेक केयर करी जाए। देन उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको प्रमोट किया गया, और जो बहुत देर से नेशन सर्वाइव कर रहे थे, अब उनको इस यूनियन का पार्टनर बना दिया गया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का फर्स्ट का, वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करूँगी कि जहाँ से आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरी है,